क्या मंदा सर? यस कमिंग। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। बैठो भारत। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। कहाँ से हो भारत? मैं बीकानेर से हूँ। इन दिनों बीकानेर बहुत चर्चा में है, जी मैम। बताइए। मैम सबसे पहले तो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहे हैं उसकी वजह से जैसे ब्लैकआउट हुए, हमने पहलगाम जो आतंकवादी हमले हुए थे उसका जो जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ जो रिटेलिएशन हुआ उसकी वजह से बीकानेर में ब्लैकआउट किया गया और सैन्य वो हमारे बढ़ती गई सुरक्षाएं। और दूसरा मैम अभी जीआई टैग भी मिला है बीकानेर जैसलमेर एरिया में जो सांगरी उगती है उस सब्जी को जीआई टैग भी मिला है। आपने लिखा है, एक बात लिखी है, मैं उस पर पूछना चाह रही हूँ, व्हाट इज ओवर थिंकिंग? मैम ओवर थिंकिंग जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी भी टॉपिक पर जितनी आवश्यकता है सोचने की, किसी भी मुद्दे पर उससे अधिक सोचना, और वो एक श्रृंखलाबद्ध रूप से हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं सोचने के, उसमें रुकते नहीं है, तो मुझे लगता है वही ओवर थिंकिंग है। बिल्कुल। आपने पीसीएम से किया है 12th पास, बीकानेर से ही किया है? जी मैम। कहाँ से किया है बीकानेर? मैम बीकानेर में यादव भारती नामक एक स्कूल है, वहाँ से मैंने 12वीं की थी। वहां से। और फिर आपने रुड़की से 2021 में, तो 15 से 21। मैम ऐसा हुआ कि मैं जेई की तैयारी कर रहा था, हाँ। तो 2015 में मैंने एक ड्रॉप लिया था, 2016 में मैंने नहीं, 15 में तो आपने 12th कर लिया, 12th किया था मैंने, और 16 में ड्रॉप लिया आपने। हाँ 16 में मैंने जेई मेन और एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैं एडवांस में क्लियर किया और उसके बाद आईआईटी में मैंने एडमिशन लिया। आईआईटी में मेरा जो कोर्स था वो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स था, जिसके अंदर बीटेक इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स, इंटीग्रेटेड एमटेक। हाँ वो 5 इयर्स था। इस वजह से मैम 2021 तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। एमटेक में आपका क्या सब्जेक्ट, ये जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी ही रहा मेन, जी। इसी पे काम किया आपने? हाँ जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी ही था। अभी आप कहीं जॉब में हैं? नहीं मैम। अभी कहीं जॉब में नहीं है। जॉब आपने किया नहीं, या आपने अप्लाई नहीं किया, या आप केवल आरएस की तैयारी में ही लगे हुए थे? जी मैम 2021 में जब थोड़ा कोविड का सिचुएशन चल रही थी उस समय, और थोड़ा मैंने जॉब आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए, और उसी में मैंने सिविल सर्विसेज को भी, जॉब को भी एक्सप्लोर किया था। उसके काफ़ी मैंने पॉजिटिव्स देखे, तो मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ। इस वजह से मैंने उस समय जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था। और आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। जी एज ए आरएस ऑफिसर, आप क्या क्या अपनी ड्यूटीज को समझते हैं कि आपको जब आरएस ऑफिसर के रूप में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको करने पड़ेंगे? मैम आरएस ऑफिसर की जो हम मुख्य पोस्ट देखते हैं एज एन एसडीएम, और आप उस समय एसडीओ भी होते हो, तो मैजिस्ट्रेट के रूप में आपको बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के काम देखने होते हैं, और एज एसडीओ आप जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं, डेवलपमेंट कार्य, तो वो सारे कार्य देखते हैं आप। सिंगिंग आप गाते हैं या सुनते हैं? सिंगिंग मैं गाता हूँ मैम, हमेशा आप से। गाते हैं? जी मैम। किस तरह के गाने गाते हैं? मैम मुख्यतः मुझे मारवाड़ी और बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। कौन सा गायक आपका फेवरेट है? मैम मेरा गायक तो ऐसे काफ़ी फेवरेट हैं, क्योंकि कुछ गाने मेरे को अच्छे लगते हैं। गायक में अगर मैं देखूं तो मुझे उस्ताद राशिद खान जी का भी गाना एक अच्छा लगता है, जैसे आओगे जब तुम है। और हम करंट हम देखें तो अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स भी मेरे को अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैम एक स्पेसिफिक कोई सिंगर नहीं है। तो मारवाड़ी में आप किस भाषा में गाते हैं? मैम जैसे मारवाड़ी का ही जैसे गीत हैं, पधारो हमारे देश, इस तरीके के हैं। तो यानी आपकी जो बीकानेर की वहाँ जो चलते हैं उस तरफ का, क्योंकि हर यहाँ ढूंढाड़ भी है, हाड़ौती भी है, कई तरह के यहाँ की डायलेक्ट के अंदर गीत गाए जाते हैं जो राजस्थानी गीत होते हैं। तो आपको वहाँ का कोई, आप बीकानेर को सिंगर बताएं। मैम बीकानेर का जो एक सबसे प्रसिद्ध मैं सिंगर मानता हूँ वो अल्लाह जिलाई बाई रही हैं। वो मांड गायिका थी, वो बीकानेर की थी। और केसरिया बालम जो गीत है वो उन्हीं के मुख से बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल। और वहाँ के एक कहना चाहिए पोएट हैं
जो राजस्थानी में ही लिखते हैं और बड़े फेमस पोएट हैं बीकानेर के? मैम मैं एक नाम याद कर पा रहा हूँ, कमल रंगा एक पोएट हैं, जिनको अभी साहित्य पुरस्कार भी मिला था मारवाड़ी में लिखने के लिए, तो अभी मैम वही रिकॉल कर पा रहा और हूँ। इसके अलावा सॉरी मैम, इन दिनों बहुत चर्चा में भी हैं वो। सॉरी मैम, मैं जानकारी में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। योगा करते हैं आप? जी मैम। रोज करते हैं? हाँ जी मैम, रोज करता हूँ मैं, लेकिन आज नहीं कर पाया। योगा में प्राणायाम करते हैं जी या मैम। योग करते हैं? मैम योग की एक्सरसाइजेज भी करता हूँ और प्राणायाम भी करता हूँ। योग और प्राणायाम में क्या फर्क है? मैम योग फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग आप पोजेज, जिसको योग आसन कहा जाता है, तो बहुत सारे आसन को हम कुछ समय वो आसन बना के रखते हैं, उसमें मेंटेन रखना होता है। और प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो आसन और योग में क्या अंतर है? फिर योगासन क्यों बोला जाता है? मैम योग एक कलेक्टिव टर्म है, एक बहुत ही बड़ी टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे योग शामिल होते हैं। जैसे जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज को जैसे हम गए तो हठ योग की फिजिकल एक्सरसाइज आती है, लेकिन योग को एज अ फिलोसॉफी भी कहा जाता है कि हम फिलोसॉफी, आप एक जीवन की शैली होती है योग, तो उसके अंदर जो आसन है वो इसका एक भाग होता है। जैसे अष्टांग है तो उसका अष्टांग का एक भाग आसन आता है। आपने पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जी मैम। कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रिय रहा है इसमें? मैम मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री इसमें प्रिय रहा था। केमिस्ट्री रहा है। केमिस्ट्री के अंदर मुझे थोड़ा सा बताएं कि पिछले दिनों जो ये कहना चाहिए, एक हैवी मेटल टर्म आई थी बीच के अंदर, जी मैम। तो वो क्या थी? हैवी मेटल मैम, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ मेटल और हैवी मेटल्स के ऊपर जो बात थी। हाँ जी मैम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर बात आई थी कि हम भी, हमारे जो भारत है और राजस्थान है, उसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एक्सप्लोरेशन किस लेवल तक हो रही है, और हमारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसके लिए हम चीन पर अधिक निर्भर हैं, क्योंकि चीन हमारा जो निर्यातक है, जिसके लिए हम आपूर्ति करता रहा है वो हमारा ज़्यादा, इसके लिए हमें भारत इंडिजिनियस स्तर पर हमें एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आप अपनी 3 बात कहें जो आप कहना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर मैम, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आतंकवाद को जवाब देने के लिए एक मुखर मैं मानता हूँ जवाब था भारत की तरफ से। और मैम क्योंकि जो भी आतंकवादी ठिकाने थे, इसी की मैं दूसरी ये खासियत कहना चाहूँगा, संतुलित, सटीक और नपीतुली मैं कह सकता हूँ कि एक जवाब दिया गया भारत द्वारा। तो ये एक खासियत थी ऑपरेशन सिंदूर की, जो भी 9 ठिकाने थे उनके ऊपर। और मैम ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये देखने को मिला, ये एक आत्मविश्वास जगा कि भारत के पास एक बहुत ही अच्छा सुरक्षा कवच है। उनकी तरफ से जो भी रिटेलिएशन आए उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। जो भी उनकी तरफ से अटैक किए गए उनका हमने डिफेंस किया। सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के बारे में आप क्या मानते हैं? मैम बिल्कुल मैं मानता हूं कि सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की गई थी वो निंदनीय है, क्योंकि इस टिप्पणी का कहीं भी किसी भी तरीके से हम औचित्य नहीं मान सकते। ठीक सर। चलिए, आपने कहा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। जी सर। और आप चले गए जियो फिजिक्स में, तो ऐसा क्यों? इसका एक रीज़न यही है, जो मैं कह सकता हूँ कि सर्कमस्टेंसेस उस समय जो भी सिलेक्शन के बाद होती है, तो जैसे ही हमारा सिलेक्शन होता है जेईई के अंदर, तो हमें एक रैंक मिलती है, ऑप्शंस रैंक के हिसाब से आपके जो रैंक मिलती है, तो उसके बाद काउंसलिंग में आपको जैसे कॉलेज बहुत बढ़िया। और उसके बाद आप ये भी छोड़ के अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ रहे हैं। जी सर। हाँ, यही मैं बता रहा था आपको कि उस समय जैसे मेरी एज 16 के अराउंड थी, और हम जब 12th स्कूल में होते हैं, उस समय अगर अच्छा हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड होता है तो हमें यही सलाह दी जाती है कि आप इंजीनियरिंग या डॉक्टर फील्ड में जाएं। और लॉजिकल सब्जेक्ट के अंदर मेरे को इंटरेस्ट था हमेशा से ही, तो मैंने सोचा कि मैं आईआईटी के लिए ही तैयारी करता हूँ। और उसके बाद जब मुझे जियो फिजिक्स का सब्जेक्ट मिला तो मैंने और अदर ऑप्शंस की तरफ एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने देखा कि इसके अंदर फ्यूचर में हो सकता है कि लिमिटेड ऑप्शंस मेरे पास रहे, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में। इस वजह से मैंने अदर ऑप्शंस देखे जिसमें मैंने सिविल सर्विसेज को अधिक उपयुक्त पाया, तो मैंने उसको। और अभी 2 साल बाद आपको कुछ और लग गया तो आप हमें भी छोड़ जाएंगे?
जी नहीं सर, अब मुझे लगता है कि मैं एक लेवल पर मैच्योर हो चुका हूँ एक डिसीजन लेने के लिए। चलिए बहुत अच्छा। अभी मैडम बात कर रही थी, हैवी मेटल की बात कर रही थी। मैं अब जानना चाहता हूँ हैवी वाटर, जानते हैं आप क्या होता है? हाँ जी सर, हैवी वाटर जिसका हम केमिकल फॉर्मूला कहें तो D2O होता है। जैसे H2O होता है उसको लाइट वाटर कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है ड्यूटीरियम, जिसके अंदर 1H2 भी कहा जाता है जिसे, तो इसे ही हैवी वाटर कहते हैं, D2O। तो हैवी वाटर क्यों कहते हैं इसको? पीने में भारी होता है या क्या तकलीफ होती है इससे? सर हैवी वाटर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली इसका जो परमाणु भार है वो हाँ। अधिक होता है। वाटर का परमाणु भार होगा? वाटर से अधिक होता है परमाणु भार उसका, नॉर्मल परमाणु वाटर भार? जो H2 होता है। ये इसका कंपाउंड का परमाणु भार होगा? जी। H2O इज परमाणु और यौगिक? सर H2O एक यौगिक है। हाँ, तो यौगिक का परमाणु भार होगा? जी सर होगा, क्योंकि इसमें D का भी हम परमाणु भार जोड़ेंगे और ऑक्सीजन का भी जोड़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और ये कहाँ काम में आता है? सर ये मोस्टली तो जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर शीतलक के रूप में काम आता है। वेरी गुड। जियोफिजिक्स में है आप, और आप कहते हैं कि जियोफिजिक्स में स्कोप नहीं है। जियोफिजिक्स में तो काफ़ी स्कोप है। सर स्कोप है, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती है। जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था 2022 का, हाँ, तो उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी जियो फिजिक्स में, और मेरा ये एम था कि यदि मेरे को एक अच्छी रैंक हासिल होती है तो मैं PSUs के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, एक प्लान बी के तौर पे सिविल सर्विसेज के। लेकिन ONGC के अंदर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था, और मैंने ये देखा कि इसके अलावा और अदर PSUs में भी इसके लिए वैकेंसीज नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, वो चांस की बात है। बीकानेर में जियोफिजिक्स के एप्लीकेशन से कुछ हुआ है क्या? सर जियो फिजिक्स के लिए मैं एप्लीकेशन ये देख पा रहा हूँ सबसे नहीं, पहले। बीकानेर एरिया में कोई ऐसा जियोफिजिक्स को अप्लाई करके कुछ हासिल हुआ है क्या? जी सर, हमने वहाँ पे तेल ब्लॉक्स खोजे थे, उसका एक्सप्लोरेशन किया था, लेकिन वो इकोनॉमिकली हमारे लिए वायबल नहीं थे, इसलिए हमने उसका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं किया। और जो पूनम तेल एरिया है वो हाँ। खोजा गया था जियो फिजिक्स। बाड़मेर में और बीकानेर में क्या अंतर है? सर बाड़मेर और बीकानेर में सबसे पहले तो जियोग्राफिकल अंतर है, उनकी दोनों की जियोग्राफिकल लोकेशन अलग है। और नहीं, इसके संदर्भ में ऑयल जियोफिजिक्स सर मेजर सर जियोफिजिकली इसमें मैं अंतर मैं नहीं बता पा रहा हूँ सर, क्योंकि लगभग सिमिलर कंडीशन है। तो बाड़मेर में तो खूब ऑयल मिल गया, यहाँ बीकानेर में नहीं मिल रहा है। सर इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो एक्यूमुलेशन पेट्रोलियम का वहाँ हुआ, उसके लिए ट्रैप कंडीशन वहाँ काफ़ी अच्छी होगी। रॉक टाइप्स अलग अलग एज की हैं, अलग अलग टाइप के हैं, कुछ उसको वो अंतर नहीं है? सर एक मेजर अगर हम टाइम स्केल में देखें तो लगभग सेम है। चलिए एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये रामगढ़ को लेके, रामगढ़ जानते हैं? जयपुर के पास में रामगढ़ है, जिसको जो काफ़ी चर्चा में है, पिछले कई सालों से इसमें पानी नहीं है। रामगढ़ तो मैं अभी बांध, सर रामगढ़ बांध, रामगढ़ रिजर्वायर, ओके सर। जी इसके बारे सर, में कुछ जानकारी है आपको? सर एग्जैक्टली इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको छोड़ दें। आज का विशेष दिन है आज। सॉरी सर, मैं ठीक है सर। आप टेक्नोक्रेट हैं, बेसिकली IIT प्रोडक्ट है, व्हाई यू वांट टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर? सर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत सारे एक्सप्लोर किए थे ऑप्शंस। मैंने देखा कि मैं कोडिंग जैसे सॉफ्टवेयर सेक्टर है उसमें जा सकता हूँ, या मेरे जो कोर ब्रांच है जियो फिजिक्स, या फिर सिविल सर्विसेज और अदर ऑप्शंस मैंने देखे। लेकिन सिविल सर्विसेज में मैंने एक ऑप्टिम मिक्स मैंने देखा एक। तो यू वुड हैव गॉन फॉर IAS या UPSC? जी सर, मैंने 2021 का एक अटेम्प्ट दिया था मैंने, उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन उस समय कुछ गाइडेंस की और स्ट्रेटजी की मेरे अंदर कमी थी, तो मैंने एक RS के लिए मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिल गई थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या योजनाएं हैं? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काफ़ी सारी योजनाएं हैं। अगर अलग में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं देखता हूँ कि देवनारायण स्कूटी योजना है, जो कि गुर्जर वीकर सेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, बालिकाओं के लिए। और
TAD है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, माडा योजना है जो कि मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट, जो ट्राइबल एरियाज के लिए यूज होती है, और वीकर सेक्शन जो महिलाएं हैं उनके लिए जैसे नई योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना भी स्टार्ट की गई है, और भी स्कॉलरशिप योजनाएं बहुत सारी स्टार्ट की गई है उनके लिए। बस सर अभी इतनी सारी। इंडो पाक जो अभी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, जी सर। उसमें इंडिया ने किस मिसाइल का यूज किया? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मिसाइल अभी चर्चा में है वो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया उन्होंने, और डिफेंस के लिए उन्होंने आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, ये सभी का इस्तेमाल किया। S-400 क्या है? सर S-400 एक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमने रसिया से लिया था, रसिया से हमने डील की थी उसके लिए, और ये एक विश्व का बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, और इसकी एक्यूरेसी अभी तक के जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें सबसे अच्छी है। Pinpointed। जी सर। आपके हिसाब से जो ये इंडिया वाज प्रोग्रेसिंग ड्यूरिंग दिस स्मॉल ऑपरेशन, अपने ये रोक दिया, ये रोकना उचित था कि और आगे बढ़ना चाहिए था? एज ए मैन, व्हाट डू यू थिंक? तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी वॉर के इस लेवल के जो डिसीजन होते हैं वो उच्च लेवल के अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें अपने फील्ड में काफ़ी ज्ञान होता है, और उन्हें हर परिस्थिति और जो भी प्रोज एंड कॉन्स है वो उन सबको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं, और वो देखते हैं कि वॉर का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है अगर हम कंटिन्यू करें, और हमारे एम्स क्या हैं भारत को लेके। तो वो अगर उन एम्स में अगर वॉर को कंटिन्यू रखना हमारा हिंडर करता है तो उन्होंने इसीलिए वो डिसीजन लिया होगा कि एक बार सीज फायर करते हैं और हमारे जो एम्स है भारत को एक विकसित भारत बनाना, उसकी तरफ फोकस किया जाए। बीकानेर में यदि आप RAS सब डिवीजन उपखंड अधिकारी तैनात होते हैं, जी सर। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? सर सबसे पहले तो जैसे कुछ कमियां हैं बीकानेर में, तो उनको एड्रेस करना मुझे लगता है कि सबसे पहले प्राथमिकता होगी। जैसे सर उद्योग सेक्टर जो है उसकी बीकानेर की GDP में काफ़ी कम योगदान है, लगभग 17 से 18% योगदान है उसका। तो उद्योग के क्षेत्र में अधिक काम करना जरूरी है बीकानेर में। और दूसरा सर मैं देखता हूँ कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी चरमराया हुआ है, तो उसके लिए भी काम करना ज़रूरी है। और तीसरा मैं मानता हूँ कि जो लैंगिक असमानता है विमेन की, जो हम डेटा में भी देखते हैं कि हमारे जो SDG इंडेक्स है उसका SDG 5 में वो अभी भी एस्पिरेंट श्रेणी में है बीकानेर, तो उसके लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर प्राथमिकताएं रहेगी। You said that your father is a self-employed. What do he does? सर वो कुछ प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और यदि प्राइवेट कंपनी में अगर उनको कुछ रिलैक्सेशन होता है तो वो टीचिंग का भी काम करते हैं। टीचिंग का क्या पढ़ाते हैं? सर वो जनरल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे टेंथ स्कूल तक, 10th की जो क्लास होती है वहाँ तक वो सभी बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है में आपके पापा जी? स्पेशलाइजेशन सर मैथ्स में कह सकते हैं। मैथमेटिक्स। ओके। एक सवाल भी है, स्थल बताओ आप। मैम सबसे पहले तो मैम करणी माता का टेम्पल है देशनोक में, और एक है जूनागढ़ फोर्ट, और एक लक्ष्मी नाथ जी टेम्पल, और मैम एक गजनेर पैलेस है जहाँ पे एक गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो एक दर्शनीय स्थल है, और एक लालगढ़ पैलेस। और वहाँ एक अनुसंधान केंद्र है जो बहुत फेमस है, वो किस पशु को लेकर के है? मैम वहाँ पे एक उष्ट अनुसंधान केंद्र है। तो क्या किया जाता है उसमें? मैम ये अनुसंधान केंद्र नस्लीय अनुसंधान पर आधारित है, और उन नस्लों की सुरक्षा करना, उनमें सुधार करने के लिए वो काम करती है। ऊंट को अभी हमारा शायद राजकीय पशु बनाया गया राजस्थान का। हाँ जी मैम। उसके पीछे जो एक रेबारी प्रजाति का जो एक पूरा डेलीगेशन था, जो पूरा काम था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैम अभी तो मैं यही जानता हूँ कि जो ऊंट पालक जाति है वो प्रमुखतः रेबारी जाति ही है। मैम अभी इतना ही जानता हूँ। बीकानेर की जो लोकल सब्जियां हैं, जो बीकानेर
ये पूरे उस क्षेत्र में पाई जाती हैं और खाई जाती हैं? कोई बता सकते हैं फेमस सब्जियां? मैम सबसे पहले फेमस सब्जी यही मैं बताऊंगा जिसे अभी जीआई टैग मिला है, सांगरी। और इस सांगरी के साथ ही एक सब्जी बनाई जाती है पंचकुटा। तो उस पंचकुटा में सांगरी डलती है। सांगरी किस पेड़ पे लगती है? मैम सांगरी सॉरी मैम अभी आपने कभी वो पेड़ 2 मिनट। देखा है? हाँ, आराम से बताएं। खेजड़ी मैम, खेजड़ी नामक पेड़ पे लगती है वो। इट इज सो कॉमन पेड़ है आपके बीकानेर में। हाँ मैम सर, काफी पाए जाते हैं खेजड़ी के पेड़। रोहेड़ा सुना है आपने? जी मैम। क्या फर्क है रोहेड़ा? क्यों प्रसिद्ध होता है, क्यों प्रसिद्ध है? मैम रोहिड़ा, एक तो सबसे पहले तो ये एक हमारा राज्य फूल है रोहिड़ा, और ये शुष्क स्थानों पर भी खिल जाता है, इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। तो खेजड़ी की क्या विशेषता होती है? मैम खेजड़ी की भी यही विशेषता होती है कि उसे पानी की कम जरूरत होती है और एकदम मरुस्थलीय तीक्ष्ण वायु में, उसमें जलवायु में भी वो फल फूलता है। जियोफिजिक्स क्या है? जियोफिजिक्स एक अर्थ साइंस की एक शाखा है जो अर्थ के बहुत सारे फीचर्स को फिजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्टडी करती है। और क्या इसका क्या यूज़ है इसका? तो इसके काफ़ी वाइड एप्लीकेशन ऑफ यूजेस हैं, जैसे सबसे पहले तो सर एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पता करना, और सीस्मोलॉजी, अर्थक्वेक इंजीनियर, अर्थक्वेक साइंस, और सर मेजर सर यही चीज़ ये है। क्या आता है? इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड आता है कोई? जी सर। किस में काम में आता है? सर ये इलेक्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिंग का ही एक पार्ट है, इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। सर मोस्टली ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन में काम आता है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे सर मैंने कहा कि फिजिक्स की जो कंडक्टिविटी का प्रिंसिपल है वो यहाँ यूज लिया गया है। अर्थ में करंट मूव करती है, यदि हम अर्थ की रेजिस्टिविटी मेजर करें और एक प्रोफाइल तैयार करें, रेजिस्टिविटी प्रोफाइल, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं रेजिस्टिविटी अगर कम पाई गई है तो वहाँ पर वाटर एग्जिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वाटर की वजह से रेजिस्टिविटी क्यों कम हो जाएगी? सर वो नॉर्मली ऐसा होता है कि प्योर वाटर कहीं पे भी नहीं पाया जाता। वाटर में कुछ ना कुछ सोल्यूबल सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, तो उस सॉल्ट्स की वजह से वो सॉल्यूशन लेवल पर करंट्स वहाँ मूव करते हैं, इस वजह से उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। चलिए बहुत बढ़िया। एक आपसे आपने कहा है थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।